वन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए दोस्तों, जो कि आरआरबी एनटीपीसी की ओर से रिलीज़ की जाती है, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल से फॉर्म जो हैं और फिल किए जाते हैं। मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पक्की सरकारी नौकरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पक्की सरकारी नौकरी। यानी अगर आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट हो जाते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए, तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। रेलवे में हर तरह का आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की ओर से हर साल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और अच्छी पोस्ट यहाँ पे निकलती हैं। तो अगर आप यहाँ पे हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होती है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए, जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से रिलीज़ की जाती है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या देखा जाता है, सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे सैलरी आपकी कितनी क्या यहाँ पे बनेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलेबस। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये जो हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना, अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि अगर आप पहले से ही तैयारी करके रखोगे तो आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे, जो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यहाँ पे लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ की हम बात करेंगे, मेडिकल देखेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे मेडिकल भी देखा जाता है C1 का, तो वो भी हम देखेंगे कि C1 के मेडिकल में क्या कुछ यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि आपने बीएससी की होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ये पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपके पास बीएससी आपने किया होना चाहिए, जिसमें आपने केमिस्ट्री आपका एक आध मेन सब्जेक्ट हो। ठीक है, बीएससी हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज, मतलब बीएससी आपने पढ़ा हो जिसमें केमिस्ट्री आपका मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। ठीक है, प्लस दोस्तों प्लस इसके ऊपर क्या चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा आपने किया हो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। अगर ये नहीं किया है तो आर में बताया है 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने किया हो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मतलब ये आपने एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपकी हो 1 साल की हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में, जो कि अवॉर्डेड होना चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से ये क्या होना चाहिए, अवॉर्डेड होना चाहिए। जो आपने 1 साल की यहाँ पे एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ली हो ना यहाँ पे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो ये अवॉर्डेड होनी चाहिए। ठीक है ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अवॉर्डेड होनी चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं है क्लियर तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, जो यहाँ पे ये पोस्ट निकलती है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की ग्रेड थर्ड की पोस्ट है ये, तो ये जो पोस्ट यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की ओर से यहाँ पे निकलने वाली है हर साल। तो इसके लिए यहाँ पे एज जो है वो देखी जाएगी 18 साल आपकी मिनिमम और 33 साल आपकी मैक्सिमम, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 2024 की बात करें तो 2024 में यहाँ पर इसके लिए जो एज है ना, ये 18 साल मिनिमम और 36 साल यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई थी अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर से रेलवे की ओर से कोविड-19 की वजह से यहाँ पे पोस्टें नहीं निकाली गई थी, जिस कारण से यहाँ पे दिया गया था 18 साल से लेकर 36 साल तक यहाँ पर एज जो है ये बताई गई थी 2024 के लिए। लेकिन 2025 में आप अप्लाई करोगे, 2026 में अप्लाई करोगे, आगे से जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तब यहाँ पर आपकी एज जो है 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम यहाँ पे देखी जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी वालों को क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेडिकल भी देखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पोस्ट के यहाँ पे मेडिकल भी होता है। तो मेडिकल क्या होता है, ये C1 का मेडिकल होता है। क्या होता है, C1 का यहाँ पे मेडिकल देखा जाता है। और C1 के मेडिकल में आप देखिए डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए, 6/18 विद या फिर विदाउट ग्लासेस,
और नियर विजन की बात करें यानी पास की जो नज़र है इसकी अगर हम बात करें तो SN 0.6 देखा जाता है। 0.6 विद या फिर विदाउट ग्लासेस जब रीडिंग या फिर क्लोज जो वर्क है उसकी जब आवश्यकता होती है तो तब यहाँ पे देखा जाता है SN 0.6 और 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों C1 का मेडिकल। तो ये आप अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों नियर और डिस्टेंस विजन में। इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर C1 का ये मेडिकल देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर यहाँ पे कमेंट आता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमेंट आता है आप लोगों का फीस को लेकर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों जो यहाँ पे कैंडिडेट SC में आते हैं, ST में आते हैं, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, जो PWD में आते हैं, जो फीमेल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों, जो माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये की फ़ीस है। और ये 250 रुपये की फ़ीस जो है ना ये आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है दोस्तों। उसके बाद आपकी जो फ़ीस है ये आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाओगे तो आपको फ़ीस मिल जाएगी वापस। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए बाद में नहीं जाओगे तो ये फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपये की फ़ीस है। और 500 रुपये में से 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत बैंक के चार्जेस भी यहाँ पे कटते हैं। तो 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे दोस्तों जब आप यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाओगे। अगर आप भी नहीं जाओगे तो आपको भी जो फीस है वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो एक सिंगल स्टेज CBT आपका लिया, जो क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज यानी एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए आपको 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो फिर आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। 1/3 के जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे माइनस किए जाएंगे। ठीक है जी, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, यहाँ से आपका मतलब जो आपने पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं है कि बाकियों को छोड़ देना है, लेकिन इस पे भी आप अच्छे से देखिएगा। तो प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का यहाँ आपको पूछा जाएगा, और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे लिखा भी गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये डिडक्ट किए जाएंगे, काटे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, और यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन से, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग से, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, क्योंकि दोस्तों ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कहीं पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपको समझाना भी होता है, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी फैलानी होती है। तो ये आपका यहाँ पे काम होता है। तो ये आपका क्या है, मेन एक तरह से आपका सब्जेक्ट है ना, यहाँ से एक प्रोफेशनल, तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सैनिटरी इंजीनियरिंग, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, मतलब जो फैलती हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हेल्थ और डेथ स्टैटिक्स, मतलब जैसे होता है ना, कहीं पर अगर गंदगी होगी, कहीं रेलवे में रेलवे कहीं प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर आपकी ड्यूटी है, मान लीजिए किसी स्टेशन में आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ पे लोग चल रहे होंगे, कोई सामान नीचे फेंक रहा होगा ना, कुछ खा के नीचे फेंक रहा है, कहीं पर पानी जमा है, तो आपको देखना है कि कहीं पर इस तरीके की गंदगी ना फैले। ठीक है, जिससे कि वहाँ लोग जो हैं वो कोई बीमारी फैले। तो ये आपका एक काम होता है। तो यहाँ से ये आपका मेन जो है
जो जॉब है आगे चलकर ये आपकी होने वाली है, तो यहाँ से 70 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया ना, ये आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने, जिसमें से आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 70 मार्क्स के रहेंगे, तो इस पे आप ज़्यादा नज़र मारिएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे जनरल अर्थमेटिक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, और जो जनरल साइंस है ना दोस्तों, यहाँ से आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है, इस पे भी आपको ध्यान देना है, और जो मैंने आपको बताया उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अर्थमेटिक में आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जनरल नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो यहाँ से क्वेश्चन होंगे। ये हो गया जनरल अर्थमेटिक। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या आपको तैयार करने हैं टॉपिक्स, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको तैयार करके वहाँ पे जाना है, और जनरल साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो है ना, जो सीबीएसई का सिलेबस रहता है 10th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ के जाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको तैयार करके दोस्तों एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो अगर आपने ठान लिया है कि इस पोस्ट को आपने लेना है, तो आप ये सिलेबस दोस्तों पहले से ही तैयार कर सकते हैं, आपको आगे आसानी हो जाएगी। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा उसमें मतलब क्रैक करने की, एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो पोस्टें हर साल, मैंने आपको बताया ना, हर साल यहाँ पर ये पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये पोस्टें दोस्तों मिलेंगी आपको जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में। जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में हर साल दोस्तों आपको ये जो पोस्टें हैं ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से ये पोस्टें निकाली जाएंगी, कभी भी जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कभी भी बीच में से ये पोस्टें जो है निकल कर आ सकती हैं। 2024 की बात करें तो 125 करके कुछ यहाँ पे पोस्टें निकाली गई थी हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जो कि कैटेगरी वाइज पे डिवाइड की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए दोस्तों पूछ सकते हैं, या किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।